गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको अयोग वहा वर्ण वगैरह आदि पढ़ा दिए थे। और अब आज हम द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दोहरा होने का भाव। द्वित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोहरा होने का भाव, यानी दो होने का भाव। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वरयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी दो वर्णों का जब संयुक्त रूप से, दो समान वर्णों का संयुक्त रूप से जब उच्चारण किया जाए, एक पहला जो होता है वो क्या होता है? स्वर रहित होता है, और दूसरा वही व्यंजन होगा, स्वरयुक्त होगा, क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जैसे देखिए पत्ता, अब यहाँ पर तय, तय जो है एक स्वर रहित है और वही त बाद में आ रहा है जो स्वर युक्त है। इसी प्रकार शक्कर में कै दो आए हैं, एक स्वर रहित है और एक स्वर युक्त है। पहले स्वर रहित आएगा, उसके बाद वही वर्ण स्वर युक्त आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पत्ता, शक्कर, बिल्ली, डिब्बी, सत्तर, सत्ता, ठीक है, सज्जन, छज्जा, भद्दा, उद्देश्य, इस तरह के काफ़ी उदाहरण हैं जो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्वित्व व्यंजन में हमें एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे महाप्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है और उसमें द्वित्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए घग्गर, तो यहाँ पर घ, ग, घ, पहले चौथा वर्ण आ रहा है कै वर्ग का, फिर तीसरा वर्ण आ रहा है, उसके तुरंत बाद भी क्या आ रहा है? चौथा वर्ण आ रहा है, एक समान नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, न कि द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वित्व व्यंजन में समान वर्ण होंगे। और संयुक्त अक्षर क्या होता है? जब किसी स्वर रहित व्यंजन का अन्य किसी स्वरयुक्त व्यंजन के साथ मिलाकर उच्चारण होता है। मतलब द्वित्व व्यंजन में क्या था? वही वर्ण हम पहले स्वर रहित ले रहे थे, उसके बाद स्वरयुक्त भी समान वर्ण थे, लेकिन संयुक्त अक्षर में अलग अलग होते हैं। पहले जब कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तो उसके बाद दूसरा जो स्वरयुक्त व्यंजन आएगा उसके साथ जो मिला करके उच्चारण होगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त अक्षर कहलाएगा। जैसे भव्य, अब भव्य में देखिए व आ रहा है जो स्वर रहित है और यह जो आ रहा है वो स्वरयुक्त है। इसी प्रकार प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध में द स्वर रहित है और ध स्वरयुक्त है। विद्यालय, विद्यालय में देखिए द स्वर रहित है और य स्वरयुक्त है। बुद्धि में द स्वर रहित है और ध स्वरयुक्त है। इसी प्रकार जो हमारे शब्द होते हैं जैसे दिव्य, प्रश्न, रम्य, तो इस प्रकार ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब देखिए संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन ये अलग अलग है, इनमें कंफ्यूज मत होना। संयुक्त व्यंजन की जो गणना है वो वर्णमाला में होती है, जबकि संयुक्त अक्षर की गणना वर्णमाला के अंतर्गत नहीं होती है। संयुक्त व्यंजन की गणना वर्णमाला में होती है और इसमें जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, जबकि संयुक्त अक्षर में जब हम दो वर्णों को आपस में मिला रहे हैं तो वो जो के त्यों लिखे जाते हैं, उनमें वर्ण में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन ये अलग अलग हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं होते, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, जबकि संयुक्त अक्षर कई हो सकते हैं। जो भी वर्ण है जो स्वर रहित के बाद अन्य कोई स्वर युक्त आता है तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है।
ठीक है। अगला देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से उच्चारण किया जाता है क्या कहलाता है? उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी व्यंजन का या स्वर का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है, और जब हम विभिन्न भागों से उनका उच्चारण करते हैं तो जिस स्थान से, जिस अवयव से उसका उच्चारण हो रहा है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने एक तालिका बनाई हुई है जिसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान और वर्ण कि कौन से वर्ण वो कहलाते हैं मैं आपको दिखाए हैं। देखिए संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए कुछ सूत्र बने हुए हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनका उच्चारण स्थान निर्धारित किया जाता है, जिसमें देखिए आपके स्वर, व्यंजन, जैसे प्रथम सूत्र संस्कृत में अकुह विसर्जनीयनम कंठा, यानी ए और आ कै वर्ग है और विसर्ग। कै वर्ग में जैसे आपके क ख ग घ ङ ह और विसर्ग। ठीक है। ए आ स्वर में आए, व्यंजन कौन कौन से आ गए? कै वर्ग, है और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, यानी गला, और इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र आता है इचुए शानम तालु, यानी लघुरी और दीर्घरी, तथा च वर्ग ये और श। च वर्ग में च छ ज झ य ये और श किससे बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, और इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए ऋटुरशाना मूर्धा, यानी री, टे वर्ग, रे और शे। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा यानी जब हम हमारी जीभ के ऊपर वाले हिस्से पे देखिए गड्ढा सा होता है, और ये हमारा जो जीभ का अगला हिस्सा है वो झटके से बाहर निकलता है उसको टच करते हुए, मूर्धा। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार अब देखिए संस्कृत में आपका होता है लृतुलसानम दंता। अब क्योंकि यहाँ पर लृ स्वर नहीं होता है हिंदी में, तो इसलिए तय वर्ग, लय और से ये व्यंजन जो हैं वो दंत से बोले जाते हैं, और इसलिए इन्हें दंतव्य वर्ण या दंत्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार उपपद्मनीय नाम ओष्ठो, यानी उ, प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, और इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। एदैतो कंठो तालु, यानी ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से मिलाकर होता है, और इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ओदौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर होता है, इसलिए कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। और यमे गणन नाम नासिका च, यानी गे, ने, ने, मैं, इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, नासिका से होता है, इसलिए नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व दंत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर होता है, इसलिए दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए मैंने आपको उच्चारण स्थान दिखाए गए हैं, जिसमें मूर्धा, वर्तन्य, नासिका, ओष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, स्वतंत्रिका, श्वास नली, कंठ्य, जीवा और तालव्य। इसमें ये पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, जिनसे आपको उच्चारण में समझने में सहायता मिलेगी कि उच्चारण स्थान कैसे होता है। देखिए जब हम क बोलते हैं तो हमारा जीभ का पिछला हिस्सा और कंठ से ध्वनि निकलती है, स्वतंत्रिका लहराती है। तो इसी प्रकार च बोलेंगे, च छ ज झ, तो हमारा जीभ का जो पिछला बीच का हिस्सा है आगे का वो तालु से टच करता है। ट ठ ड में जीभ मूर्धा को टच करती है और झटके से बाहर आती है। त थ द ध न ल स, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दंत को छूती है, स्पर्श करती है, और इसलिए दंतव्य वर्ण कहलाते हैं। प फ ब भ
म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है और इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। ए और ऐ में कंठ तालु से उच्चारण स्थान होता है। ओ औ में कंठोष्ठ से, यंग न में नासिका से उच्चारण स्थान होता है और व का दंतोष्ठ से। तो इस प्रकार ये उच्चारण स्थान थे और इन्हें किस प्रकार से वर्ण कहा जाता है ये भी मैंने आपको समझाया है। आगे देखिए, श्वास या वायु के आधार पर भी व्यंजनों का भेद किया गया है। यानी जब हम स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो श्वास या वायु की मात्रा एक समान प्रयोग में नहीं होती, कहीं पर कम प्रयोग में होती है तो कहीं अधिक होती है और इस आधार पर इनके दो भेद किए गए हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्पप्राण क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी ग तथा अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं और सभी स्वर भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपके अल्पप्राण व्यंजन में कौन कौन से आ गए? प्रत्येक वर्ग का यानी क, च, ट, त, प 5 वर्ग है तो 5 वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, यरा, लव तथा स्वर ये किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए महाप्राण व्यंजन। महाप्राण क्या है? यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का प्रयोग अधिक होता है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का दूसरा यानी ख और चौथा यानी घ। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन श, श, स है आदि व्यंजन आते हैं। तो महाप्राण में क्या होगा? वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होगा और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का यानी क, च, ट, त, प 5 वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा और ऊष्म व्यंजन आएंगे। ऊष्म व्यंजन यानी श, श, सह। तो प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद किए गए, अल्पप्राण और महाप्राण। आगे देखिए उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, जो अभी हमने मूर्धन्य वर्ण पढ़े थे तो उन्हीं में ही ड और ढ जो आता है वो उत्क्षिप्त वर्ण होता है। ठीक है। ड और ढ उनके नीचे क्या आती है? बिंदी आती है तो वे उत्क्षिप्त वर्ण है और जब बिंदी नहीं है तो वे मूर्धन्य वर्ण है, ध्यान रखना। और इसके लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे अब देखिए सड़क है, पढ़ाई है, खिड़की है, तोड़ना है, दृढ़ है, तो ये क्या है? आपके उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हम कब करते हैं और कब नहीं करते, कब हम मूर्धन्य वर्ण का प्रयोग करते हैं, इसके नियम है। देखिए यदि शब्द की शुरुआत ड और ढ इन्हीं वर्णों से होती है तो लिखते समय उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। यानी जैसे डमरू है, ढोलक है, ढक्कन है, डलिया है, तो यहाँ पर ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, ना कि उत्क्षिप्त वर्ण है। समझ आया? इनके नीचे हमने क्या नहीं लगाई? बिंदी नहीं लगाई। डर है, डाक है, डाल है, डाकघर हो गया, तो इनमें हम शुरुआत कर रहे हैं इन वर्णों से। या ढोल, ढाबा, ढील, ढाई, तो इसमें भी क्या हो रहा है? ढ से शुरुआत हो रही है। तो जब किसी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगाती और उस समय ये कौन से वर्ण होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इसी प्रकार जब किसी शब्द के अंतर्गत इनसे पहले कोई आधा वर्ण यानी स्वर रहित वर्ण आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे पंडित, बुढ़ा,
ठीक है। तो इसमें क्या है, डे से पहले आधा वर्ण आ रहा है, स्वर रहित वर्ण आ रहा है, या ढे से पहले भी ड जो आया वो स्वर रहित वर्ण है। तो इसमें क्या है, क्या होगा कि बिंदी नहीं लगाई जाएगी, तब भी ये क्या होंगे, अपने मूर्धन्य वर्ण होंगे। और इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी, जैसे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जब भी ये आएंगे, उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग होगा, यानी इनके नीचे बिंदी लगाई जाएगी। जैसे अपन ने सड़क में, पढ़ाई में, खिड़की, तोड़ना, अब इसमें बीच में आ रहे हैं या अंत में आ रहा है तो बिंदी लगेगी। ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये वर्ण चैप्टर फिनिश हो गया है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शब्द विचार पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।